फार्मा की ऐसी कंपनी जिसका वैल्यूएशन बहुत सस्ता दिख रहा था, जिसने 4,000 करोड़ से भी ज्यादा रेवेन्यू बुक किया था और देखने में तो सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन एक बात इन्वेस्टर्स ने मिस कर दी और उसी एक बात की वजह से स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 50% से ज्यादा गिर चुका है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिग्नल किसी बैलेंस शीट में नहीं था, ये सिग्नल मैनेजमेंट के कॉन कॉल में छुपा हुआ था और इसी वजह से हमने इस स्टॉक को हमारे पोर्टफोलियो से अलग ही रखा। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि क्या पता ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में हो। चलिए थोड़ा टाइम के पीछे चलते हैं। जून 2024 से सितंबर 2024 के बीच चार्ट देखने पर सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। प्राइस ब्रेकआउट जोन में था, मोमेंटम स्ट्रांग था, टेक्निकल्स एक टेक्स्ट बुक सेटअप जैसा सिग्नल दे रहा था और अगर फंडामेंटल्स को देखो तो सब अच्छा ही था। तो फिर सवाल यह कि आखिर हमने नैटको फार्मा को अपने फ्रेमवर्क से बाहर क्यों रखा। सबसे पहला रेड फैक्ट था इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट का धीरे धीरे खत्म होना। अगर आप मार्च 2023 से मार्च 2025 तक शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखोगे तो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी हमारे डीआईएस ने अपना स्टेक लगभग 10% तक रिड्यूस किया था। अब सवाल यह है, जो जब इंस्टीट्यूशन करोड़ के रिसर्च बजट के साथ काम करते हैं वो स्टॉक से एग्जिट क्यों कर रहे थे। उन्हें ऐसा क्या दिखा जो रिटेल इन्वेस्टर्स देख नहीं पा रहे थे। आंसर एक लाइन में था, रेवेन्यू कॉन्ट्रैक्शन रिस्क। कंपनी का बहुत बड़ा हिस्सा रेवेन्यू के एक मेडिसिन पर डिपेंडेंट था और ये कोई हिडन इन्फॉर्मेशन नहीं थी। अगर आप अर्निंग कॉन कॉल को पढ़ते तो एनालिस्ट बार बार मैनेजमेंट से एक ही सवाल पूछ रहे थे, पेटेंट एक्सपायरी के बाद क्या होगा, ग्रोथ कहाँ से आएगी, अगले क्वार्टर्स का क्या व्यू है, रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट क्या होगा। लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से कोई कन्विंसिंग रोड मैप नहीं मिल रहा था और यही चीज़ जो सिर्फ पी रेशियो, सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ देखने वाले इन्वेस्टर्स मिस कर देते हैं। रियलिटी ये थी कि सालों तक नेटको का बिजनेस एक ब्लॉकबस्टर ड्रग पर हेवीली डिपेंडेंट था जिसका नाम है रेवलीमाइड। ये कंपनी के लिए एक पैक कैश मशीन थी, लेकिन हर पेटेंट की एक्सपायरी डेट होती है और मार्केट उस दिन का इंतजार कर रहा था। 2024 और 2025 के अर्निंग्स कॉल्स में एनालिस्ट लगातार इसी कंसर्न को रेज कर रहे थे, लेकिन जब तक नंबर्स ऑफिशियली इंपैक्ट नहीं करते तब तक मार्केट अक्सर इग्नोर करता रहता है। फिर वो दिन आ गया, FY26 के Q2 तक मैनेजमेंट ने ऑफिशियली एक्सेप्ट कर ही लिया था कि मीनिंगफुली रेवलीमाइड का कैश फ्लो खत्म हो रहा है और Q3 FY26 में पिक्चर और क्लियर हो गई। रेवलीमाइड रेवेन्यू लिटरली जीरो हो गया। एक वक्त जो बिजनेस पावर हाउस था वो अब गायब हो गया। अब नंबर्स देखिए, Q2 FY26 में जो रेवेन्यू 1400 करोड़ के आसपास था वो अगले क्वार्टर में 700 करोड़ के आसपास आ गया, यानी बिजनेस का असली साइज मार्केट सामने आ गया। मैनेजमेंट ने खुद इन्वेस्टर्स को कहा था कि जो रन रेट बिजनेस दिख रहा है वो हमारा अभी एक्चुअल बेस बिजनेस है। अब इन्वेस्टर्स की उम्मीद किस पर टिकी हुई है, एक नए हाइप साइकिल पर, सेमाग्लूटाइड और GLP-1 अपॉर्चुनिटी। लेकिन यहाँ भी मैनेजमेंट काफी कॉशियस नजर आया। उन्होंने खुद कहा कि ये एक हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट होगा, यानी नेक्स्ट ग्रोथ स्टोरी भी गारंटीड नहीं है। अब फ्यूचर में क्या होगा, स्टॉक रिकवर करेगा या नहीं, यह अलग डिस्कशन है। लेकिन इन्वेस्टिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्यूचर प्रेडिक्ट करना नहीं होता दोस्तों, इंपॉर्टेंट होता है रिस्क को पहले पहचानना। और इसी वजह से हमने नेटको फार्मा को सूटेबल बाय नहीं माना, क्योंकि हम सिर्फ आज के नंबर्स नहीं देखते। तो शायद यही डिफरेंस है हेडलाइन इन्वेस्टर्स और रिसर्च ड्रिवन इन्वेस्टिंग में। हम सिर्फ पास नंबर्स को एनालाइज नहीं करते, हम उन नंबर्स के पीछे छुपी हुई फ्यूचर प्रोबेबिलिटीज को एनालाइज करते हैं, क्योंकि मार्केट में रिटर्न सिर्फ डेटा से नहीं, डेटा को सही कॉन्टेक्स्ट में समझने से बनते हैं। और नेटको सिर्फ एक ही स्टॉक नहीं है। अगर आप चाहते हो कि इस तरह से एक और स्टॉक हम आपको बताएं जो अपने लैंडमाइन पर बैठा हुआ है तो कमेंट करिए हाय, हम लोग आपको DM करेंगे उस स्टॉक का नेम विद रीजनिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग।